नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महान्यायवादी एवं कैग के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों महान्यायवादी एवं कैग के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग भी जो है कहा जाता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों महान्यायवादी के बारे में और उसके बाद जानेंगे कैग के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी की दोस्तों यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के किस भाग में रखा गया। तो भाग की यदि बात की जाए तो भाग 5 में जो है महान्यायवादी को रखा गया है। और यदि बात की जाए आर्टिकल की तो आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में जो है दोस्तों इनकी नियुक्ति के बारे में यानी अपॉइंटमेंट के बारे में जो है इनको बताया गया। नियुक्ति यानी इनकी नियुक्ति जो है किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 76 में है। अब दोस्तों इनकी नियुक्ति करता कौन है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो है महान्यायवादी की जो है दोस्तों नियुक्ति जो है की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये महान्यायवादी हैं इनकी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इनको बनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य होना चाहिए ताकि उनको महान्यायवादी जो है बनाया जा सके। कार्यकाल की यदि बात की जाए इनके तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। और जबकि वर्तमान महान्यायवादी की हम बात करेंगे तो R वेंकट रमणी जो हैं वर्तमान महान्यायवादी जो हैं हो जाते हैं। तो अब इन सारे पॉइंटों को एक एक करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नियुक्ति की यदि बात की जाए राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर। संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर, याद रखें दोस्तों संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस की। योग्यताएं की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हों। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हों तभी जो है उनको महान्यायवादी जो है बनाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए टेन्योर की। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी वर्तमान महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं R वेंकट रमणी। याद रखें दोस्तों R वेंकट रमणी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रथम महान्यायवादी की यदि बात की जाए तो MC सीतलवाड़। याद रखें दोस्तों MC सीतलवाड़ जो है ये प्रथम महान्यायवादी थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इनके वेतन की भी यदि बात की जाए, इनका वेतन यानी
सैलरी की यदि बात की जाए दोस्तों, वेतन की, तो दोस्तों इनका वेतन जो है तय नहीं है, फिर भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह जो इनको वेतन दिया जाता है। अब इनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वह सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अन्य जो जज होता है उसको 2.5 लाख रुपए प्रति माह जो है सैलरी दी जाती है। तो उसी के आधार पर जो है इनको सैलरी जो है दी जाती है, भारत की संचित निधि से जो है दी जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखते हैं दोस्तों, तय नहीं है, याद रखें दोस्तों, तय नहीं है, फिर भी 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, दिया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से, कहाँ से दोस्तों? भारत की संचित निधि से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनके कार्य एवं कर्तव्य यानी फंक्शंस एंड ड्यूटीज जो है क्या क्या हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि जो महान्यायवादी हैं इनके कौन से कार्य हैं। तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कार्य एवं कर्तव्य। महान्यायवादी की यदि बात करते हैं तो भारत सरकार का वकील होता है, भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है और भारत के किसी भी न्यायालय में जो है सुनवाई करवा सकता है। तो ये सभी जो है इनके कार्य एवं ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनेगा कि जो है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है कौन? महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। तो अब इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कार्य एवं कर्तव्य। कार्य एवं कर्तव्य की यदि बात की जाए तो कार्य एवं कर्तव्य इनके कौन कौन से महान्यायवादी के? तो अब एक एक करके इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी की यदि बात की जाए, भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का जो है वकील होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, भारत सरकार को कानूनी सलाह जो है देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात आते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चारों पॉइंट हो गए, इसके कार्य यानी कर्तव्य हो गए किसके दोस्तों? महान्यायवादी के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी एक नोट बनाकर लिखेंगे, यानी आर्टिकल 88 में जो है महान्यायवादी के विशेष अधिकारों के बारे में जो है बात की गई है। यानी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 88 में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों नोट करके, यानी आर्टिकल 88 की यदि बात की जाए तो इसमें यानी महान्यायवादी के विशेष अधिकार, महान्यायवादी के विशेष अधिकार, विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट की यदि बात की जाए तो क्या है दोस्तों? स्पेशल राइट क्या है लिखेंगे यहाँ पे, यानी संसदीय नहीं, यहाँ पे लिखेंगे संसद की कार्यवाही में, संसद की
संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, हिस्सा जो है ले सकता है। विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श जो है कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये है इसका स्पेशल राइट किसका, महान्यायवादी का। अब दोस्तों यहाँ पे महान्यायवादी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बारे में हम जानेंगे कैग के बारे में। तो पहले अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं महान्यायवादी के बारे में, फिर हम कैग के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों महान्यायवादी की यदि बात की जाए तो महान्यायवादी की हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट के बारे में जो है बात की गई है। महान्यायवादी को अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इनको नियुक्त जो है किया जाता है। अब इनकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनको अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य जो है होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो है भारत सरकार का वकील होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य जो है इसमें क्वालिफिकेशन यानी योग्यता जो है होनी चाहिए। साथ ही इनके कार्यकाल की हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक चाहें ये जब तक अपने पद पर जो है बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी जो है ये वर्तमान महान्यायवादी हैं। जबकि प्रथम महान्यायवादी की हम बात करेंगे, महान्यायवादी होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। MC शीतलवाड़ जो है प्रथम महान्यायवादी थे। अब इनके वेतन यानी सैलरी की यदि बात की जाए तो इनकी सैलरी दोस्तों तय नहीं है, फिर भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह जो है दिया जाता है। अब इनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य है, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। तो उसी के आधार पर जो है इनको भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी जो है दी जाती है। और कहाँ से, भारत की संचित निधि से जो है इनको सैलरी दी जाती है। अब इनके कार्य एवं कर्तव्य देख लेते हैं। महान्यायवादी तो भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है। तो इन चारों पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है भारत सरकार का वकील कौन है, महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। और भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार किसको होता है, महान्यायवादी को होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे, आर्टिकल 88 में जो है महान्यायवादी को विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट जो है मिले हुए हैं। तो क्या स्पेशल राइट है, यानी संसद की कार्यवाही में जो है भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता या दे सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अब बात करेंगे कैग। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखते हैं दोस्तों इसको यहाँ पे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक यानी कैग। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कैग की, बात कर लेते हैं। तो कैग की यदि बात की जाए तो जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये पद यानी पोस्ट जो है कहाँ से प्रेरित है, पद यानी पोस्ट की यदि बात की जाए तो कहाँ से प्रेरित यानी इंस्पायर्ड है। मतलब दोस्तों इसको कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से जो है प्रेरित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले जो ये कैग है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका पहले नाम क्या था, पहले
नाम जो है इसका क्या था। तो पहला नाम था इसका दोस्तों महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक जो है इसका ये पहले नाम था। अब साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये महालेखा परीक्षक है ये पद कब बना था। ये पद जो है कब बना था, ये पद बना था 1858 में। तो दोस्तों अभी थ्योरी हम लिख लें, अभी अच्छे से समझेंगे इसको भी। तो ये पद बना था 1858 में, और इस समय वायसराय कौन था, यानी भारत का वायसराय था कैनिंग। याद रखें दोस्तों कौन था, कैनिंग था। कौन था दोस्तों, कैनिंग था। और साथ ही प्रथम जो है प्रथम महालेखा परीक्षक कौन बना था। तो प्रथम महालेखा परीक्षक की यदि बात की जाए तो 1860 में बनाया गया था। कौन था, एडम ड्रम्ड। याद रखें दोस्तों एडम ड्रम्ड जो है बनाया गया था, एडम ड्रम्ड को जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पहले की बात होगी, अब स्वतंत्रता के बाद, यानी जो ये महालेखा परीक्षक है ये वाला पद जो है ये स्वतंत्रता यानी आज़ादी से मिलने से पहले ही जो है बना दिया गया था 1858 में कैनिंग के द्वारा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की यदि बात की जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसको कर दिया गया था स्वतंत्रता के बाद। और इसको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया, और इसमें आर्टिकल 148 से 151 तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष। तो अभी इसको अच्छे से समझेंगे। तो अब सारी बातें यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोले तो कैग, बोले तो कैग। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कैग को संविधान के किस भाग में रखा गया, भाग 5 में। किस में दोस्तों, भाग 5 में। अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 148 से लेकर 151 तक जो है हम इसमें कैग को पढ़ने वाले हैं। किसको दोस्तों, कैग को जो है पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, कैग हो गया, इनकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। यानी जो कैग है इसकी नियुक्ति यानी अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 148 में बात की गई है। आर्टिकल 148 में किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको जो है दोस्तों नियुक्त किया जाता है। अब इनकी क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं की बात कर लेते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी योग्यताएं यदि बात की जाए आईएएस अधिकारी होना चाहिए, यानी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो है होना चाहिए, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्यकाल यानी टेन्योर की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष से 65 वर्ष। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आर्टिकल 49 के 149 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यदि बात की जाए, जिसको हम कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है कहते हैं, ये पद बना था दोस्तों। यानी ये पद यानी पोस्ट प्रेरित यानी इंस्पायर्ड ब्रिटेन से, और इसका पहले नाम था महालेखा परीक्षक, यानी आज़ादी से पहले जो है इसका नाम था महालेखा परीक्षक। और ये पद जो है कब बना था, 1858 में। वायसराय कैनिंग था इस समय, तो इसके समय जो है बना था। और प्रथम महालेखा परीक्षक कौन था, 1860 में एडम ड्रमंड को जो है बनाया गया था। अब बात आती है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कर दिया गया था, जिसको हम कैग जो है कहते हैं। कैग को संविधान के भाग 5 में रखा गया, और अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इनकी नियुक्ति की यदि बात की जाए, नियुक्ति यानी अपॉइंट की बात की जाए, तो आर्टिकल 148 में इनके अपॉइंट के बारे में बात की गई। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। योग्यता या क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो योग्यता या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आईएएस अधिकारी होना चाहिए, यानी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो है होना चाहिए।
और इनके कार्यकाल यानी टेन्योर की यदि बात की जाए तो दोस्तों कैग को बनाने के लिए यानी 55-60 साल की उम्र में जो है इनको कैग जो है बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं इनको 55 वर्ष की उम्र में कैग बनाया जाता है तो ये जो है 6 वर्ष कार्य करेंगे। अगर इनको जो है दोस्तों मान लेते हैं 60 वर्ष की उम्र में कैग बनाया जाता है तो वह जो है 65 वर्ष तक जो है काम करेंगे, यानी 65 वर्ष रिटायर होने से पहले तक जो है काम करेंगे। और रिटायर होने से पहले ही 6 वर्ष हो जाते हैं तो 6 वर्षों तक, अगर रिटायर होने तक 6 वर्ष नहीं होते हैं तो भी 65 साल हो जाती है तो 65 साल तक ही जो है काम करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी 65 साल से ऊपर ये काम नहीं करेंगे और 6 वर्ष से अधिक इनका कार्यकाल नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं 55 वर्ष की उम्र में जो है इनको कैग बनाया जाता है तो ये 6 साल पूरे काम करेंगे। अगर मान लेते हैं इनको 60 साल की उम्र में जो है कैग बनाया जाता है तो 60 से 55 तक, 60 से 65 तक 5 वर्ष होते हैं तो ये 5 वर्ष तक ही जो है कार्य करेंगे, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में जो है रिटायर हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी चाहे 6 वर्ष पहले हो जाएं या 65 वर्ष तो इन तक जो है ये कार्य करते हैं। तो ये इनकी क्या है दोस्तों कार्यकाल यानी टेन्योर जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल 149 के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं फिर अच्छे से इसको समझेंगे। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें बात की जाती है कैग के कार्यों के बारे में। कैग के कार्य यानी जो कैग है इसके कार्य क्या हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक एक करके। यानी 1950 से लेकर 1976 तक, यानी 1950 से लेकर 1976 तक भारत सरकार के लिए दो कार्य करते थे। दो कार्य जो है करते थे, कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। लेखांकन का कार्य, लेखांकन, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संपरीक्षा। संपरीक्षा लेखांकन मतलब लेखा जोखा यानी हिसाब बनाना, हिसाब बनाना। और यदि बात की जाए संपरीक्षा की यानी हिसाब की जांच करना, तो ये भारत सरकार के लिए जो है 1950 से 1976 तक जो है दो काम जो है करते थे। अब यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यानी यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। यानी 1976 के बाद जो है कैग को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया और 1976 के बाद जो है वर्तमान तक जो है कैग भारत सरकार के लिए केवल एक संपरीक्षा कार्य यानी जांच का ही काम जो है करता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी 1976 में कैग को अकाउंटिंग यानी लेखांकन के कार्य से, लेखांकन यानी लेखा जोखा या हिसाब बनाने के कार्य से जो है दोस्तों इनको मुक्त कर दिया गया था। लिखेंगे कार्य से मुक्त कर दिया गया कब दोस्तों, 1976 में। अब बात करेंगे 1976 से वर्तमान तक। 1976 से वर्तमान में कैग भारत सरकार के लिए केवल संपरीक्षा यानी जांच का कार्य करता है, जांच का कार्य करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी 1976 में एक नया पद जो है बनाया गया था जिसका नाम है CGA। CGA की यदि बात की जाए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, यानी जो लेखांकन का कार्य था इसको संभालने के लिए 1976 में एक नया पद जो है बनाया गया था CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। तो इसका कार्य था लेखांकन का, यानी लेखांकन का कार्य संभालना यानी लेखा जोखा या हिसाब जो है बनाना। और साथ ही दोस्तों कैग जो है राज्य सरकारों के लिए दोनों
कार्य कर रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से लिखना है। तो लिखेंगे दोस्तों 1976 में, 1976 में एक नया पद, एक नया पद बनाया। कौन सा पद बनाया गया था? सीजीए। सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स जो है बनाया गया था। अब दोस्तों सीजीए का कार्य क्या था? कार्य था दोस्तों इसका लेखांकन। लेखांकन मतलब हिसाब किताब बनाना। याद रखें दोस्तों, हिसाब किताब जो है बनाना, हिसाब किताब बनाना, तो ये इसका कार्य था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, नोट करके लिखेंगे, यानी कैग राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और हैं, पहले हम इनको लिख लेंगे और उसके बाद जो अच्छे से इनका रिवाज जो है कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई है? सीजीए द्वारा लेखाओं का प्रारूप तैयार करना। कैग के द्वारा, कैग के द्वारा लेखाओं का प्रारूप तैयार करना, ये आर्टिकल 150 में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 151 की। अनुच्छेद 151 की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें किसके बारे में? कैग जो है रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कैग रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम कैग कौन थे और वर्तमान कैग कौन है। तो इनको लिख लेते हैं। प्रथम कैग की यदि बात की जाए बी नरहरि राव, नरहरि राव जो है ये प्रथम कैग थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान कैग कौन है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। याद रखें दोस्तों, के संजय मूर्ति हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनका हम रिवीजन जो है कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 149 की यदि बात की जाए तो इसमें कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य हैं, यानी 1950 से 1976 तक जो है भारत सरकार के लिए दो कार्य करते थे। लेखांकन यानी हिसाब किताब बनाना, संपरीक्षा यानी इनकी जांच करना। तो ये दो कार्य जो है करते थे। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे 1976 में कैग को जो है लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया और 1976 से वर्तमान में कैग भारत सरकार के लिए केवल संपरीक्षा यानी जांच करने का कार्य जो है करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1976 में एक नया पद बनाया गया, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था लेखांकन यानी हिसाब किताब बनाना। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे, यानी कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकारों के लिए दोनों कार्य कर रहे हैं। अब अनुच्छेद 150 की बात करेंगे तो कैग के द्वारा जो है लेखाओं का प्रारूप यानी ड्राफ्ट जो है तैयार करना। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 151 में कैग रिपोर्ट किसको पेश करता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। प्रथम कैग कौन थे? बी नरहरि राव प्रथम कैग थे। वर्तमान कैग कौन है? के संजय मूर्ति जो है वर्तमान कैग हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।